डीएनजीसी यानी कि देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर का जो एडमिशन फॉर्म फिलअप है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, बीए का हो, बीएससी का हो या बीकॉम का हो, तो सबका जो एडमिशन फॉर्म फिलअप प्रोसेस जो है कि कैसे हमें करना है वो आज की इस वीडियो पे हम कम्प्लीटली देखेंगे। कई सालों से हम डीएनजीसी का एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस बना के रखा हुआ है, तो आज के इस वीडियो पे कुछ नया चीज़ है जिसको मैं आप सभी को बताऊंगा। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अच्छा से देखना है और अच्छा से मेरा बात को सुनना है और समझने की कोशिश करना है, ठीक है। सबसे पहला चीज़, आप मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जहाँ से भी कर रहा हो, कोई भी एक ब्राउज़र जो आपका ट्रस्टेड ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को, गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रखा है, जिसको कई सारे लोग रिकमेंड करता है कि ट्रस्टेड है करके, ठीक है। तो आप अपना हिसाब से एक ब्राउज़र यूज़ कीजिए और वहाँ पे आपको टाइप करना है dngc.ac.in या फिर dngc टाइप करके सर्च करने से भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें आप जाने के बाद उसका होम पेज कुछ इस प्रकार से आएगा, जैसे मेरा स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद फिर आपको क्या करना है, आप जो एडमिशन का फॉर्म फिल करने के लिए, या तो आप जो यहाँ पे आप कई सारे यहाँ पे टैब है, तो यहाँ पे एडमिशन टैब पे आप क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, वहाँ पे भी आप क्लिक करके जा सकता है। और उसको छोड़ के वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, वहाँ पे भी आप डायरेक्टली क्लिक कर सकता है। तो वहाँ पे कहीं भी क्लिक करो तो आपको यहाँ पे एडमिशन पोर्टल में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो इस एडमिशन पोर्टल में सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे अप्लाई फॉर एडमिशन, यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम है। तो सिलेक्ट प्रोग्राम में आपको बीए करना है, बीएससी करना है या बीकॉम करना है, तो वो सबको देख के आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको बीए करना है तो बीए का फॉर्म फिल करना है तो बीए सिलेक्ट कीजिए, बीएससी का करना है तो बीएससी, या बीकॉम का करना है तो बीकॉम का सिलेक्ट करना है। फिर आपको एक एक्टिव वाला मोबाइल नंबर देना है, जहाँ पे आपका ओटीपी वगैरह, मैसेजेस वगैरह आ सकता है एक्टिव वाला, तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेंड न्यू ओटीपी पे क्लिक करेगा तो आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाता है। तो वो ओटीपी को आपको क्या करना है, आपको इंटर कर देना है, ठीक है। जो ओटीपी आया है, सेंड न्यू ओटीपी करने के बाद यहाँ पे जगह स्पेस जो है कि आ जाता है, यहाँ पे आपको ओटीपी को इंटर करके फिर आप प्रोसीड पे जा सकता है, ठीक है। तो वंस अगर आपका ओटीपी आ गया तो आपको बार बार ओटीपी सेंड करने का ज़रूरी नहीं है। एक बार ओटीपी आ जाने के बाद बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम हो के आप जो बाहर निकल जाते हैं ऐसे कुछ होने से भी, तो आप यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्ट करके मोबाइल नंबर डाल के फिर यहाँ पे इंटर ओल्ड ओटीपी डाल के फिर यहाँ पे ओल्ड वाला ओटीपी को डाल के फिर आप प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। वो अगर इन केस जब फॉर्म को आप भरते भरते बीच में अगर नेट खराब हो के आप जो गड़बड़ हो जाता है या फिर बैक चला जाता है, वापस निकल जाता है या नेट खराब हो जाता है, ऐसे कुछ होने से तब आप ऐसे करके कर सकता है, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे घुस रहा है बोलने से, तो आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, नंबर डालना है मोबाइल नंबर, फिर सेंड न्यू ओटीपी करना है, फिर आपको ओटीपी को डाल के फिर प्रोसीड कर देना है, ठीक है। तो एक ही ओटीपी से आपको बार बार यहाँ पे लॉगिन करने का मौका मिलेगा, तो एक ही ओटीपी को आप यूज़ करके आपका फॉर्म को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोसीड करने के बाद जो पिछले साल की तरह यहाँ पे आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है और इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्क्रॉल करने पर नीचे में आपको यहाँ ये जगह पे एक बॉक्स देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे चेक मार्क आ जाएगा। फिर आपको आई एग्री पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेगा तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहला चीज़ आपको करना है यहाँ पे कोर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, यानी कि आप किस सब्जेक्ट पे आप अपना बीए या बीएससी या जो भी है उसको आप मेजर पेपर लेके करना चाहता है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बीए मेजर पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ये जगह पे ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपको मिलेगा ऑप्शन, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेगा तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएगा, जहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा करना है। फिर नीचे में आपको करना क्या है, यहाँ पे बीए एरिया कैटेगरी, ठीक है। तो एरिया कैटेगरी का जगह में यहाँ पे मैंने ओपन कोटा / नॉन कैचमेंट एरिया सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप जो क्लास 12 जो पास आउट किया है, वो जो अगर आपका कैपिटल कम्प्लेक्स का अंदर में आता है तो आप जो कैचमेंट एरिया के अंदर आता है, ठीक है। अगर आप कैपिटल कम्प्लेक्स से बाहर वाला स्कूल से 12 पास आउट किया है तो आपको यहाँ पे ओपन कोटा या नॉन कैचमेंट एरिया सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे लोग गलती करता है, तो वो गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप कैपिटल कम्प्लेक्स का अंदर का जो हायर सेकेंडरी से 12 पास आउट किया है बोलने से, तो आपको कैचमेंट एरिया डालना है, और नहीं तो उससे बाहर का होने से आपको नॉन कैचमेंट एरिया डालना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर आपका जस्ट नीचे में यहाँ पे एक CUET वाला ऑप्शन आ जाता है। तो CUET वाला में यहाँ में काफ़ी सारे लोग ये अभी मतलब हर कॉलेजेस पे आपको CUET वाला जो मैंडेटरी कर दिया गया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि CUET का ऑप्शन आया हुआ है। तो यहाँ पे आप CUET दिया होने से येस पे रहने देगा। फिर आपका CUET का जो एक
मार्कशीट टाइप का रिजल्ट आएगा, उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद फिर आपको CUET में कितना टोटल मार्क लिया है वो आपको इंटर करना है, ठीक है। और इन केस आप CUET नहीं दिया है ऐसे होने से, तो आपको यहाँ पे नो करके बाकी चीज़ को आप स्किप कर लेना है। तो अगर आपने CUET दिया है और अभी तक CUET रिजल्ट तो नहीं आया हुआ है, तो ऐसे होने से आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अभी फॉर्म को मत फिल करो, नो करके इसको CUET वाला को नो करके आप जो फॉर्म को अभी फिल मत करो। क्योंकि अभी क्या है कि CUET हर जगह पे मैंडेटरी कर दिया गया है और DN कॉलेज में भी CUET मैंडेटरी है। और CUET के थ्रू जो भी फॉर्म फिल करेगा उन लोगों को फर्स्ट सिलेक्शन में, मतलब फर्स्ट पेज में सिलेक्ट कर दिया जाएगा। और वो लोग पूरा सीट को CUET वाला जितना फॉर्म फिल किया है वो अगर जितना इनटेक कैपेसिटी है उसमें फुल हो जाता है बोलने से, तो जो इंसान CUET नहीं दिया है उसके लिए सीट नहीं बचता है। और सीट नहीं बचता है तो उसका एडमिशन भी मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का आपका प्लस पॉइंट हो सकता है अगर आपने CUET दिया है और CUET का डिटेल्स भर के अगर आप फॉर्म को भरता है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो यहाँ पे मैं जितना भी CUET देने वाला स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूँगा कि ये सजेस्ट करूँगा कि फ़िलहाल के लिए आप फॉर्म को मत भरो, थोड़ा रुक लीजिए, CUET का रिजल्ट आने दीजिए। उसके बाद CUET रिजल्ट के साथ पूरा डिटेल्स अच्छा से देख के आपको क्या करना है, फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पे जो CUET दिया है उन्हें आगे आगे एडमिशन दिया जाएगा। और उससे कुछ बचा कुचा सीट रहता है तो वो सीट जो है कि नॉन CUET वाला को दिया जाएगा, ठीक है। और उसका भी कोई गारंटी नहीं कि कितना सीट रहेगा कि नहीं, और सीट बचेगा भी कि नहीं वो भी तो बात है। तो इसलिए अगर आपने CUET दिया है तो थोड़ा सा रुकिए, उसके बाद आराम से CUET रिजल्ट आने देने के बाद फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। उसके बाद नॉन CUET वाला डायरेक्ट नो करके फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और नीचे में जैसे हर साल होता है वैसे ही आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट तो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर, फिर आपका क्लास 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, और जो आपका स्कूल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को उसको यहाँ पे अपलोड करना है। और इन केस NCC NSS या स्पोर्ट्स कुछ है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद PRC अगर आप अरुणाचल प्रदेश का है यानी कि APST है तो आप अरुणाचल प्रदेश का जो PRC है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स या रिलेवेंट सर्टिफिकेट में कुछ अगर आपका एक्स्ट्रा कुछ सर्टिफिकेट है ऐसे कुछ होने से तो आप उसको आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये लोग को भी आप ऐसे छोड़ने से भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ तो आपको फोटो डालना है, सिग्नेचर, क्लास 10, 12 एंड जो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या TC बोलते हैं वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद नीचे में आपको जो आपका पर्सनल डिटेल्स है वो डाल देना है। पर्सनल डिटेल्स में जैसे कि आपका नाम डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल के फिर परमानेंट एड्रेस का पिन कोड, कंट्री सिलेक्ट कर देना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और अदर डिस्ट्रिक्ट को आप छोड़ सकते हैं, फिर आपका विलेज को मेंशन कर सकते हैं। तो वो सारा चीज़ को देने के बाद फिर आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस जो सेम है बोलने से, तो यहाँ पे चेकबॉक्स है सेम एज परमानेंट एड्रेस करके आप वहाँ पे क्लिक कर देने से तो आपको प्रेजेंट एड्रेस को भरना नहीं पड़ेगा। और इनकेस आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो आपको यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपका प्रेजेंट एड्रेस को यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे क्या क्या डालने वो तो पता ही है, एड्रेस को तो हर कोई डाल सकेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको बताना है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भर देना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर तो यहाँ पे शो होगा ही है, पहले रजिस्टर करते वक्त आपका मोबाइल नंबर था तो वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद ये कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ST बोलने से अरुणाचल प्रदेश का 100% पूरा अरुणाचल प्रदेश को एक ST स्टेट माना जाता है, ट्राइबल एरिया है बोल के। फिर अरुणाचल का जितना लोकल लोग है वो लोग तो ST में आता ही है, लेकिन जब ST बात करता है तो ST जो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश पे नहीं मिलता है, ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारे जगहों पे ST जो मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ST बोलने से फिर ST बोल के फिर आपको ब्रैकेट में APST वाला कुछ होगा तो वो वाला को सिलेक्ट करना है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश का ट्राइबल है ऐसे होने से तो आप ST होके भी APST को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद ST होके फिर बाहर का ST ऐसे कुछ होने से, अरुणाचल का नहीं होके दूसरा जगह का ST होने से वो ST नॉन APST वाला को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छा से देख के कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो उसको काफ़ी लोग मतलब कन्फ्यूज होता है। APST ऑप्शन को आप सिलेक्ट करता है तो आपके लिए कुछ अलग से मतलब प्रोविज़न रहेगा, ऐसे वैसे कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको वो सब चीज़ जो है कि ध्यान में रख के करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो कैटेगरी वगैरह सिलेक्ट करने के बाद फिर आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके रिलीजन को सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद मेल फीमेल वो देख के आप कर लेना है। उसके बाद नेशनलिटी वो तो सभी को पता है कि अपना अपना नेशनलिटी तो वो डाल देना है। नेशनलिटी डालने के बाद फिर आपका इनकेस कुछ
फिजिकल हैंडीकैप वगैरह है तो यहाँ पे येस कर देना है, अदरवाइज़ नो करना है। और आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे एक्टिव वाला ईमेल एड्रेस दे देना है। उसके बाद आप अगर आपने स्कूल लेवल पे एनसीसी एनएसएस कुछ पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ पे देख के आप टिक मार्क दे देना है, अदरवाइज़ आप उसको ऐसे छोड़ सकता है, उसको टिक मार्क नहीं भी करेगा तो भी चलेगा। और ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका इंस्टीट्यूट, आपने क्लास 12 कहाँ से पास आउट किया है, वो क्लास 12 का जो स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके काफ़ी सारे स्कूल्स का नाम आएगा। इनकेस आपका स्कूल का नाम नहीं आ रहा है तो वहाँ पे अदर्स का ऑप्शन आएगा, तो अदर ऑप्शन को सिलेक्ट करके फिर आपको स्कूल का नाम को इंटर करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपका स्कूल का नाम है ऑप्शन में तो आपको उसको सिलेक्ट करके अदर इंस्टीट्यूट को कुछ करने का ज़रूरी नहीं होता है। उसके बाद फिर आपका आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे इंटर करना है। फिर आपका जो एसबीआई बैंक अकाउंट का बैंक जो अकाउंट नंबर है वो इंटर करना है। फिर आपका एबीसी आईडी यहाँ पे इंटर करना है। तो एबीसी आईडी कैसे बनाना है अगर आपको पता नहीं है तो वो आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे जगहों पे मिल जाएगा, ठीक है। इवन मैंने भी एक एबीसी आईडी को कैसे करके आप खुद से अपना मोबाइल फ़ोन से डिजी लॉकर एप्लीकेशन से कैसे बना सकता है उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना के रखा हुआ है, तो वो वीडियोज़ को भी आप देख सकता है। उसका वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा अगर आप इस वीडियो को मेरा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, ठीक है। तो उसको देख के आप जो अपना एबीसी आईडी को आराम से बना सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नीचे में आपको क्या है, आपका डिटेल्स ऑफ लोअर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि परसेंटेज है तो परसेंटेज या सीजीपी है तो सीजीपी उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने टोटल कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है उसको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो जैसे कि क्लास 10-12 में तो 5 सब्जेक्ट होता है, तो 5 सब्जेक्ट होने से टोटल मार्क्स में 500 होगा और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स में कितना होगा, 5 सब्जेक्ट का कितना कितना आपने मार्क कैरी किया है उसका टोटल करके मतलब प्लस करके उसका जो जितना टोटल निकलता है उसको ऑब्टेन मार्क्स पे इंटर कर देना है। फिर आपका परसेंटेज वगैरह डाल के फिर कौन सा ईयर को पासिंग ईयर को आप डालना है। फिर आपका रोल नंबर को फिल करना है। फिर बोर्ड में आपको सीबीएसई है या नियोस का है, कहाँ का है वो बोर्ड आप देख के ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो आपको ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको अपना हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो वैसे ही आपको क्लास 10 का भी यहाँ पे सेम चीज़ ही करना है, तो आपको पूरा बताने का ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप समझिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्लास 12 में आपका क्या क्या सब्जेक्ट रहा था वो सारा सब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके फिर हर एक सब्जेक्ट का क्या होता है कि 100 मार्क्स होता है, तो ये वाला लाइन में पूरा 100 मार्क्स 100 डालेगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 ऐसे करके, तो टोटल यहाँ का 5 सब्जेक्ट का 500 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऑब्टेन कितना, हर एक सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क कैरी किया है उसको फिर यहाँ पे डालना है। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया तो इंग्लिश का आप 70 लिया है तो 70 डालेगा। फिर यहाँ पे 100 टोटल मार्क्स 100 होगा। उसके बाद मान लो कि पॉलिटिकल साइंस आपने 80 लिए तो 80 इंटर करेगा, फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स जो 100 होगा, ऐसे करके आपको डालना है। उसके बाद टोटल मार्क वगैरह खुद से ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो वो डालने के बाद फिर आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे आपका गार्जियन का नाम लिखना है और गार्जियन का एड्रेस। उसके बाद आप गार्जियन के साथ आपका क्या रिश्ता है वो लिखना है और गार्जियन का यहाँ पे मोबाइल नंबर, इनकेस फ्यूचर में इमरजेंसी कुछ होता है तो उसके लिए काम आ सकता है, तो वो आपको डालना है। फिर डालने के बाद फिर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा नीचे में, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने जितना भी डिटेल्स भरा है उसका एक प्रीव्यू वाला पेज जो आएगा, तो यहाँ से आप बस स्क्रॉल करना है, सबसे लास्ट पे जाना है। स्क्रॉल करके सबसे लास्ट में जाने के बाद फिर यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन वगैरह देखने को मिल जाता है, तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। फिर यहाँ पे आप गौर करेगा आई एग्री का साथ एक चेकबॉक्स है, वहाँ पे क्लिक करके आप चेक मार्क दे देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीव्यू में आप एक बार अच्छा से देख सकते हैं, सब कुछ सही लगने से तो आप आई एग्री पे टिक मार्क करके फिर कंफर्म पे करके आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ गलती हो गया, मिस्टेक हो गया ऐसे होने से तो आप एडिट का ऑप्शन में क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से आगे जाने के बाद आप एडिट नहीं कर सकेगा, ठीक है। यहाँ से आगे जाने के बाद कुछ गलती हो गया ऐसे होने से भी एडिट नहीं कर सकेगा। और आपका फॉर्म का फ़ी रहेगा, यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है 350 आपका फॉर्म का फ़ी रहेगा। तो आप देख के कन्फर्म कर देने के बाद फिर कन्फर्म में क्लिक करने के बाद फिर एक पॉपअप आता है कुछ इस प्रकार से, आर यू श्योर करके, तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद फिर आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। और जहाँ पे आपको पेमेंट करने का जब ऑप्शन आएगा तो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक मैसेज चला जाता है फॉर्म नंबर करके, तो वो फॉर्म नंबर को आपको अच्छा से नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। तो
मैसेज नहीं भी जा सकता है, कभी कभी क्या होता है कि मैसेज रिसीव ही नहीं हुआ है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो भी सकते हैं। तो जिसके लिए आपको क्या करना है, जब ये फॉर्म जो आ जाता है, मतलब ये पेज जो जब आ जाता है पेमेंट का जगह, तो यहाँ पे पेमेंट का जगह में इधर आप देखेगा तो यहाँ पे फॉर्म नंबर करके एक आपको देखने को मिलेगा। तो वो फॉर्म नंबर को आपको क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। तो आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा है और नंबर जो यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे आपका एक फ़ोन नंबर होगा जिसको आपको अच्छा से कहीं लिख के रखना है। अगर कोई साइबर वाला या फिर कोई हेल्प डेस्क रखने वाला जो कर दे रहा है बोलने से, ये फ़ोन नंबर को अच्छा से लिख के रख दीजिए और स्टूडेंट को प्रोवाइड करना है ये, ठीक है। क्योंकि ये फ़ोन नंबर जो बाद में जाके फिर आपका कंफर्मेशन पेज, पेमेंट रिसीव, वो सारा चीज़ को यही से मतलब प्रिंट आउट लेने का ये काम करेगा। तो इसको आपको अच्छा से संभाल के रखना है, इसको नोट डाउन करके रखना है। मैसेज में भी आ जाता है लेकिन भी जब ये पेज आता है तो ये फ़ोन नंबर को आगे जल्दी से नोट डाउन करके रख देना है। तो ये आने के बाद फिर यहाँ पे कहीं से भी जाके आप पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। तो पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद फिर आपको बाहर ये वाला पेज में लेके चला जाता है, जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं पे आपको फिर से वापस लेके आ जाता है। जब आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो यहाँ पे आपको लेके आ जाता है। तो अभी मैंने फ़ोन नंबर करके आपको बोल रहा था जिसको आपको नोट डाउन करके रखने के लिए, तो वो फ़ोन नंबर को आपको यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। इंटर करके फिर आपका डेट ऑफ बर्थ को ये यहाँ पे कैलेंडर में क्लिक करके आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकता है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही आप सर्च करेगा तो यहाँ से आपका जो फॉर्म है उसका कंफर्मेशन पेज को प्रिंट आउट ले सकते हैं। आपका पेमेंट बाद में पेमेंट वगैरह का कुछ पेमेंट रिसीव वगैरह वो भी आप यहीं से प्रिंट आउट ले सकता है, ठीक है। तो इनकेस आप जो फॉर्म को पूरा कंप्लीट भर दिया लेकिन आपका पेमेंट जो नहीं हुआ था, बीच में नेटवर्क ख़राब होने के कारण से नहीं सक्सेसफुल नहीं कर पाया, ऐसे कुछ होने से भी आपका पास फॉर्म नंबर जो है बोलने से, तो आप फॉर्म नंबर को यहाँ इंटर करके डेट ऑफ बर्थ इंटर करके फिर सर्च में जाएगा तो आपका जो इनकम्प्लीट वाला जो पेमेंट जो पेंडिंग वाला उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं और प्रिंट आउट यहीं से ले सकता है, ठीक है। तो इतना में आप सब समझ जाना चाहिए। और ये जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बाद करेगा अरुणाचल के अंदर तो मुझे DNGC का जो फॉर्म डिज़ाइन जो है कि मुझे काफ़ी सिंपल और अच्छा लगता है, जो मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड है और ईजी टू यूज है, ऐसे हमको लगता है। और बाकी लोगों के लिए कैसे है वो तो मैं नहीं बता सकता। किसी किसी का क्या होता है कि इतना लंबा चौड़ा फॉर्म होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता है कि जिसको समझने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो DNGC का जो फॉर्म डिज़ाइन जो है कि बहुत सिंपल और ईजी टू अंडरस्टैंड रखता है, तो आप आराम से इसको कर लेगा। तो कोई अगर दूसरा इंसान भैया दीदी या कोई साइबर वाला कर दे रहा है तो अच्छा से आप कर दीजिएगा और गलती नहीं कर देना है। और जो अभी मैंने बताया है फ़ोन नंबर को अच्छा से नोट डाउन कर देना है, उसको स्टूडेंट को प्रोवाइड करना है जो आगे जाके भी उसके लिए काम आएगा। तो फ़ोन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैसेज में भी आता है, फिर भी फ़ोन नंबर जो है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इनकेस आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आपके नियर एंड डियर के साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। दुख की बात यह है कि मेरा चैनल में जितना वीडियोस देखता है उनमें से सिर्फ और सिर्फ 30% लोग ही मतलब मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जितना आपका 70% लोग है कि सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो आपका सब्सक्राइब करने पर कुछ नहीं जाएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब कर सकता है।